अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंटेजियस डिजीज़ के बारे में, एक ऐसी मुतद्दी बीमारी के बारे में जिसे टाइफाइड फ़ीवर कहते हैं। टाइफाइड फ़ीवर का एक नाम एंटेरिक फ़ीवर भी होता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स को मुतासिर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या क्या चेंजेस पैदा करता है, इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स कौन सी देखने में आती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, प्रिकॉशंस इससे बचा कैसे जा सकता है एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट इसकी क्या होती है। तो आ जाते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर। तो कॉजेज़ में इसकी जो बड़ी वजह होता है वो होता है इसका बैक्टीरिया जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। अब ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है ना वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक यानी कि आलूदा खाना खाने या पानी पीने की वजह से बॉडी में चले जाते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते या फिर जहाँ पर सैनिटेशन का इंतज़ाम अच्छे से नहीं होता तो वो भी इसकी वजह बनता है। इम्यून स्टेटस की बात कर ली जाए तो बहुत से लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड होते हैं यानी कि मेल नरिशमेंट का शिकार होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है तो उनमें भी टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। सीजनल आउटब्रेक की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादातर इंडेमिक एरियाज़ में ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर बारिशें लगातार रहें तो जो वाटर लाइंस होती हैं, वाटर की पाइपलाइंस वो ख़राब होने का ख़तरा होता है, यानी कि वहाँ से वो अगर ख़राब हो जाए तो वहाँ से फिर ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया वाटर में शामिल हो जाएगा और फिर इसी तरह से वो वाटर उनमें उन लोगों में, वहाँ रहने वाले लोगों में टाइफाइड की वजह बनेगा। इसकी एक वजह टाइफाइड कैरियर्स भी होते हैं। टाइफाइड कैरियर्स का मतलब ये होता है कि बहुत से लोग जो टाइफाइड से ठीक हो जाते हैं तो उनके बॉडी में गाल ब्लैडर के अंदर बैक्टीरिया टाइफाइड का मौजूद रहता है, यानी कि वो बेशक एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं हैं टाइफाइड वाली, बट उनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है जो कि स्टूल के ज़रिए उनकी बॉडी से बाहर भी आता रहता है और फिर ज़ाहिर सी बात है कि स्टूल से ये दूसरे हेल्दी इंसानों में भी फैलने का ख़तरा होता है। तो ये इसके कॉजेज़ थे। अब आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। तो पैथोफिजियोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले ये साल्मोनेला टाइफी यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, जैसे कि मैंने बताया गंदा खाना खाने या गंदा पानी पीने की वजह से। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं गंदा खाना खाने गंदा पानी पीने में? कच्चे फल कच्ची सब्जियां आ सकती हैं, इसी तरह से स्ट्रीट फूड का खाना जो लोग खाते हैं, इसी तरह से मक्खियाँ इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती हैं। तो मक्खियाँ अगर ज़्यादा मक्खियों वाला गंदा स्ट्रीट फूड पे, ज़ाहिर सी बात है मक्खियाँ बहुत होती हैं तो जो उसके फैलने की वजह बन सकती हैं। इसी तरह से ख़राब दूध जो होता है वो इसकी वजह बनता है, या दूध अच्छे तरीके से बॉईल कर कर यूज़ ना करना, या गोश्त अच्छे तरीके से पका कर मत खाना। तो या ख़राब दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि मक्खन या आइसक्रीम वगैरह भी इसकी वजह बनता है। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ओरोफिकल रूट, ओरोफिकल मतलब ओरल, तो यही हो गया कि आप लोग जो खुद आलूदा खाना वगैरह अगर खाओगे तो वो ओरली हो गया। फीकल रूट का मतलब ये है कि टाइफाइड का कैरियर, जो मैंने अभी पीछे बात की कि टाइफाइड का जो कैरियर होता है उसके अंदर गाल ब्लैडर में मौजूद रहता है ये टाइफाइड बैक्टीरिया, जो मैं आपको आगे भी बताऊँगी। तो जब वो फीसेस पास आउट करता है, स्टूल पास आउट करता है, तो उस स्टूल में बड़ी तादाद में साल्मोनेला टाइफी मौजूद होता है। तो अब कोई किसी हेल्दी पर्सन में जो है वो बैक्टीरिया फीकल रूट के ज़रिए दाखिल हो सकता है, तो उसमें भी टाइफाइड की वजह बन सकता है। ओरोफिकल रूट के ज़रिए ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में होता है गैस्ट्रिक एसिड, बट ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो इस एसिड के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है, इसी वजह से स्टमक में इसका कुछ नहीं हो पाता। अब स्टमक से नीचे आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स, यानी कि ड्यूडिनम को भी पार कर लिया, ज्यूजिनम को भी पार कर लिया, अब इलियम में आ गया, मेनली इलियम के डिस्टल पोर्शन में आ गया। वहाँ पर लगे हुए होते हैं पेयर पैचेस। पेयर पैचेस जो हैं वो लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा होते हैं, और इनका काम ये होता है कि गट लाइनिंग में जो भी कोई माइक्रोब्स या पैथोजेंस वगैरह हैं उनसे ब्लड को बचाना, यानी कि एंटीबॉडी उनके इनके पास जो है वो इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं जो उससे फाइट करते हैं इससे पहले कि वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाए। अब ये इलियम में आ गया। इलियम में जैसे कि मैंने बताया कि उधर पेयर्स पैचेस लगे हुए हैं, तो पेयर्स पैचेस जो होते हैं उनके ऊपर स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको एम सेल्स कहते हैं, माइक्रोफोल्ड सेल्स। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है इन एम सेल्स के पास आता है, तो एम सेल्स में जो है वो ये एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एम सेल्स के अंदर चले जाता है। एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अब ये साल्मोनेला टाइफी जो है वो एम सेल्स के अंदर चले गया। अब अंदर ये चले गया यानी एम सेल्स को कह लें कि एक गेट वे के तौर पर ये यूज़ करता है, एक गेट होता है इसका, ये गेट में आ गया। गेट से क्योंकि अब इसने अंदर बॉडी में एंटर होना है, तो कह लें कि एम सेल्स जो है वो एक जस्ट लाइक अ गेट वे होते हैं जिसमें एंडोसाइटोसिस के ज़रिए साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आ जाता है। अब ये एम सेल्स में नीचे पड़े हुए होते हैं, नीचे क्योंकि पेयर पैचेस हैं
तो मेनली इसने जाना पेयर पैचेस के अंदर है। तो एम सेल्स को एक गेटवे के तौर पर इस्तेमाल किया, एंडोसाइटोसिस के ज़रिए एम सेल्स में चले गए। अब नीचे आ जाएंगे ये पेयर पैचेस के पास, किस प्रोसेस के तहत? ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए। यानी एंडोसाइटोसिस के ज़रिए ये एम सेल्स में आए एंड फिर ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए ये अंडरलेइंग टिश्यू यानी कि पेयर पैच में आ जाते हैं और वहाँ पर इसको मिल जाती हैं मैक्रोफेजेस, क्योंकि मैक्रोफेजेस भी यहाँ पर होती हैं पेयर पैचेस के पास, और इसके अलावा यहाँ पर डेंड्रिटिक सेल्स भी होते हैं। अब ये जो मैक्रोफेजेस होती हैं और जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, इनको मेनली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। इनका काम ये होता है, ये मैक्रोफेजेस, ये डेंड्रिटिक सेल्स, ये ना मोटाइल मैक्रोफेजेस जो होती हैं ना, वो मोटाइल इम्यून सेल्स होती हैं। तो इनका काम होता है कि पैथोजन को इनगल्फ कर लेना और उसके एंटीजन को जो है लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट कर देना, ताकि आगे लिम्फोसाइट्स ने उसके मुताबिक एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। तो इसी तरह से जब बैक्टीरिया जो होता है वो एम सेल्स में एंडोसाइटोसिस के ज़रिए नीचे पेयर पैच में ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए चले जाते हैं, तो पेयर पैच में उसको मिल जाती हैं मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स, जो कि उस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं और उसका जो एंटीजन होता है उसको प्रेजेंट कर देती हैं लिम्फोसाइट्स के पास। अब लिम्फोसाइट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, इसके एंटीजन का लिम्फोसाइट की तरफ प्रेजेंट होना, जैसे कि मैंने बात की कि ये जो मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये टाइफाइड बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफी को इनगल्फ करने के बाद उसके जो है वो एंटीजन उसको प्रेजेंट कर देती हैं लिम्फोसाइट्स के पास। तो इस प्रोसेस के दौरान यानी कि एंटीजन का प्रेजेंटिंग सेल्स का लिम्फोसाइट्स के पास जाना जो है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करवा देता है। अब साइटोकाइंस क्या होते हैं? प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं सेल्स, ठीक है, सिग्नल्स होते हैं। अब ये साइटोकाइंस जो होते हैं ना, अब सीएनएस इसको डिटेक्ट कर लेता है कि बॉडी में किसी जगह साइटोकाइंस रिलीज़ हुए हैं। अब साइटोकाइंस, अब सीएनएस क्या करेगा? उनको डिटेक्ट करके उस एरिया की सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, यानी उस एरिया में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करवा देगा। ये जो मैंने वर्ड बोला प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स, तो ये यही होता है कि इन्होंने अब इन्फ्लामेशन करवानी है आगे। तो ये जो साइटोकाइंस हैं प्रो इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स, ये इनकी वजह से फिर इस पेयर पैचेस वाले एरिया की सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा दी जाती है, बढ़ जाती है। उस एरिया में मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनकी परमिएबिलिटी भी बढ़ा दी जाती है, यानी वेजो डायलेशन हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल्स जो हैं वो अब उधर आना शुरू हो जाएँ, क्योंकि अब इधर जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर एक इन्फेक्शन जनरेट कर चुका हुआ है। तो फिर जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है इस साइटोकाइंस की वजह से। वहाँ पर ज़्यादा तादाद में जो है वो मैक्रोफेजेस और इम्यून सेल्स जो है वो लीक आउट होकर ब्लड वेसल से आना शुरू हो जाते हैं। तो कह लें कि अब एक पेयर पैचेस के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है। इस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो गया तो जाहिर सी बात है एंजाइम्स भी अपना एक्शन करेंगे। जब एंजाइम्स भी अपना एक्शन करेंगे तो जो गट लाइनिंग होती है अब वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। गट लाइनिंग के मुतासिर होने की वजह से यही वजह है कि पेयर पैचेस में एक तो इन्फ्लेमेशन की वजह से पेयर पैचेस में सूजन हो गई, वो सूज गए, सॉफ्ट हो गए, स्वोलन हो गए। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के बायस गट लाइनिंग मुतासिर होने की वजह से फिर वहाँ पर अल्सर्स बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पेयर पैचेस में इन्लार्जमेंट भी हो गई और प्लस पेयर पैचेस के अंदर पेयर पैचेस में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है वो अल्सर फॉर्मेशन भी होना शुरू हो गई। अब अल्सर बनना शुरू हो गए, यानी कि गट लाइनिंग मुतासिर होना शुरू हो गई, तो वहाँ से फिर ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये लिम्फेटिक्स के ज़रिए फिर आ जाएगा लिम्फ नोड्स के पास, ठीक है। यानी पेयर पैचेस में अब इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, इन्फ्लेमेशन में एंजाइम्स का एक्शन भी शुरू हो गया, पेयर पैचेस इनलार्ज हो गए क्योंकि सेल्स भी, इम्यून सेल्स भी ज़्यादा तादाद में पेयर पैचेस के पास आना शुरू हो गए। प्लस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो नॉर्मली लिम्फोसाइट्स इसे पेयर पैचेस को एग्जिट आउट कर रहे होते हैं एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, अब टाइफाइड के पेशेंट में पेयर पैचेस की इन्फ्लामेशन की वजह से अब वो लिम्फोसाइट्स भी इसको जो है वो एग्जिट आउट नहीं कर पाते, इसी में ही जमा होते रहते हैं। तो एक्यूमुलेशन हो जाती है, एक तो एक्यूमुलेशन हो जाती है लिम्फोसाइट्स की भी, और दूसरी बात वहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई हुई है तो प्लाज्मा सेल्स भी ज़्यादा सर्कुलेशन की वजह से, सर्कुलेशन वहाँ पर तेज़ होने की वजह से प्लाज्मा सेल्स भी आ रहे हैं। तो कह लें कि पेयर पैचेस इनलार्ज हो जाते हैं, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और जो है वो फिर उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि एंजाइम्स की वजह से वहाँ पर अल्सर्स बनते हैं और अल्सर्स की वजह से फिर बैक्टीरिया जो है वो लिम्फेटिक्स में आ जाता है। अब लिम्फेटिक्स के ज़रिए वो नियर बाय नोड्स में आ जाता है। जो नियर बाय नोड्स होती हैं पेयर पैचेस के पास वो होती हैं मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स। सो मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स के अंदर भी मैक्रोफेजेस पड़ी हुई हैं तो उसमें भी ये जो बैक्टीरिया होगा मैक्रोफेज, अब ये जब मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स के पास आएगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया का सामना अगेन मैक्रोफेजेस से होगा। मैक्रोफेजेस दोबारा से उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इस तरह का है कि वो मैक्रोफेजेस के अंदर किसी किस्म के कोई केमिकल रिएक्शन उस साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के ऊपर नहीं हो पाते, बल्कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस की जो पूरी सेलुलर मशीनरी होती है ना उसको अपनी
रेप्लिकेशन के लिए यूज़ करता रहता है। साथ साथ खुद को भी तादाद को बढ़ा रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। और साथ साथ जब वो एक क्रिटिकल डेंसिटी उसकी रीच हो जाती है, यानी कि एक मैक्रोफेज है, उसके अंदर जितना बैक्टीरिया चाहता था अपने तादाद को बढ़ाना, उतना उसने बढ़ा लिया। तो अब क्या करेगा, ये उस मैक्रोफेजेस की जो है वो एपोप्टोसिस करवा देगा, यानी कि उनकी सेल डेथ करवा देगा। तो जब सेल डेथ होगी, फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेज है, जब इसकी सेल डेथ हुई, ये टूट गई। जब ये टूट गई तो इसके अंदर से सारे बैक्टीरिया जो हैं वो बाहर आ गए, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स बाहर आ गई। जब बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स बाहर आ गई तो फिर जो है वो टूटी हुई मैक्रोफेजेस हैं, इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस हैं। तो इन इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस के पास जो है ना, ये इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस सर्कुलेशन में से न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी, मोनोसाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। तो एक जो है वो कह लेंगे नोड सी बन जाएगी, जिसको टाइफाइड नोड्यूल कहते हैं। तो यही वजह कि हमें जो है वो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के अंदर भी टाइफाइड नोड्यूल्स भी बन जाती हैं, जो कि एक टाइफाइड की जो है वो क्लिनिकल सिम्टम में भी आता है। तो मैक्रोफेजेस ने पीछे से ही, पेयर पैचेस से ही जो है वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को इनगल्फ तो कर लिया, लेकिन वो अपने अंदर लेके जाके उसको ख़त्म नहीं कर पाई, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो था उसने मैक्रोफेज की जो सेलुलर मशीनरी थी उसको अपने ही मल्टीप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन के लिए यूज़ किया। तो यही वजह के टाइफाइड नोड्यूल्स भी बन जाती हैं, इन्लार्जमेंट भी हो गई, इन्फ्लेमेशन भी हो गई, और जो है वो नोड्यूल्स भी बन गई मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में भी। अब मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में भी यही हुआ। तो अब उसके बाद जो है वो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स से ये जो बैक्टीरिया होगा साल्मोनेला टाइफी, अब ये सर्कुलेशन में आ गया। जब ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है, इसको कहते हैं प्राइमरी बैक्टीरियमिया, जो कि एक माइल्ड एंड शॉर्ट फेज होती है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देखने को मिलती, लेकिन ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में आ गया। अब बैक्टीरिया ब्लड में आ गया तो उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि नोड्स ये चाहती हैं कि अब इस बैक्टीरिया से जो है वो कौन लड़े, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब ये रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है ना, ये भी मतलब इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, और इसका काम ये होता है कि ये सर्कुलेशन में मौजूद जो है वो पैथोजेंस को किल करता है, या तो वो किल कर देता है, या फिर जो पैथोजेंस जो हैं वो इस रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी आप को सर्वाइव करवा लेते हैं और अपनी तादाद को भी बढ़ाते चले जाते हैं। ये दो काम हो सकते हैं। तो प्राइमरी बैक्टीरियमिया का मकसद था कि अब बैक्टीरिया ब्लड में आया, तो अब इसको इसका सामना, बैक्टीरिया का सामना किससे हो जाता है, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम से। अब इस रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर होती है लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो। अब ये लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो के साथ क्या होता है, तो ये मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।